जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। दोस्तों, शुरू करते हैं आज के प्रश्नों की सीरीज। पिछले दिनों हमने मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान पर आधारित प्रश्नों को हल किया था। उसी के बचे हुए प्रश्नों को आज हम और उम्मीद करते हैं कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और इन प्रश्नों को करने से आपकी तैयारी और बेहतर होगी। तो शुरू करते हैं आज के प्रश्नों की सीरीज का। पहला प्रश्न 58 नंबर क्या कह रहा है? बहुत अच्छा प्रश्न है। उत्तर प्रदेश राज्य संग्रहालय स्टेट म्यूजियम यूपी में कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है वाराणसी, ऑप्शन बी है लखनऊ, ऑप्शन सी है आगरा, ऑप्शन डी है प्रयागराज। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, लखनऊ। क्या होगा? लखनऊ। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। 59 नंबर प्रश्न, उन वस्तुओं की पहचान करें जिनके मूल्य में गिरावट आने से उनकी मांग में कमी आती है। ऑप्शन ए क्या कह रहा है? स्थानापन्न वस्तुएं, सामान्य वस्तुएं, निम्न गुणवत्ता वाली वस्तुएं, गिफीन वस्तुएं। इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा गिफीन वस्तुएं। गिफीन वस्तुएं कहते किसे हैं? आइए जानते हैं। गिफीन वस्तुएं एक कम आय वाला गैर विलासिता उत्पाद है। इसके लिए कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ती है और कीमत घटने पर मांग घटती है, जिससे आय प्रभावित प्रतिस्थापन प्रभाव से अधिक प्रबल होता है। और सामान्य वस्तुएं वे हैं जिनकी मांग लोगों की आय क्रय शक्ति बढ़ने के साथ बढ़ती है। और स्थानापन्न वस्तुएं कौन सी वस्तुएं होती हैं? जिन्हें उपभोक्ता किसी अन्य अच्छे उदाहरण के साथ पर उपयोग न करने की मांग करता है, उन्हें स्थानापन्न वस्तुएं कहते हैं। और निम्न गुणवत्ता वाली वस्तुओं का क्या है? निम्न गुणवत्ता वाली वस्तुएं लोगों की आय बढ़ाने पर मांग गिर जाती है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 60 क्या कह रहा है? स्वतंत्रता के बाद द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 के दौरान जर्मनी के सहयोग से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई? ऑप्शन ए है बोकारो स्टील प्लांट, ऑप्शन बी है राउरकेला स्टील प्लांट और ऑप्शन सी है दुर्गापुर स्टील प्लांट, ऑप्शन डी है भिलाई स्टील प्लांट। तो इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, राउरकेला, जो जर्मनी के सहयोग से कहां लगा? उड़ीसा राज्य के सुंदरगढ़ जिले में लगा राउरकेला स्टील प्लांट। अब बात की जाए बोकारो स्टील प्लांट की, तो रूस की सहायता से झारखंड में स्थापित किया गया था। और भिलाई भिलाई छत्तीसगढ़ में स्थापित किया गया था। दुर्गापुर स्टील प्लांट इंग्लैंड के सहयोग से पश्चिम बंगाल में स्थापित स्थापित किया गया था। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। 61 नंबर, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर पाई जाने वाली बेरोजगारी का प्रकार है। ऑप्शन ए है अस्थायी बेरोजगारी, ऑप्शन बी है प्रच्छन्न बेरोजगारी, ऑप्शन सी है संरचनात्मक बेरोजगारी, ऑप्शन डी है स्वैच्छिक बेरोजगारी। तो इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा? ऑप्शन बी। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, प्रच्छन्न बेरोजगारी। आइए जानते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी किसे कहते हैं। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रच्छन्न बेरोजगारी देखने को मिलती है। प्रच्छन्न बेरोजगारी यह उस स्थिति को दर्शाता है जहां पे सर्वोत्तम उत्पादकता के लिए आवश्यकता से अधिक लोगों किसी विशेष गतिविधि या क्षेत्र में लगे हुए हैं, उसको प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। अस्थायी बेरोजगारी किसे कहते हैं? यह मौसमी कारकों के कारण हो सकती है, जैसे कृषि या पर्यटन संबंधी नौकरियां या विशिष्ट आर्थिक स्थितियों के कारण अस्थायी रूप से निकालना। संरचनात्मक बेरोजगारी किसे कहते हैं?
यह तब होती है जब अर्थव्यवस्था या उद्योग में मूलभूत परिवर्तन होता है, जिससे कुछ कौशल या व्यवसाय की मांग में गिरावट आती है। तो संरचनात्मक बेरोजगारी उत्पन्न होती है। स्वैच्छिक बेरोजगारी कब होती है? स्वैच्छिक बेरोजगारी या व्यक्तिगत कारण, व्यक्तिगत प्राथमिकताओं या सामाजिक कल्याण की उपलब्धता के कारण हो सकती है। तो ये रहे इसके डिस्क्रिप्शन। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और हमारा प्रश्न क्या रहा है, 62 नंबर क्या कह रहा है? भारत सरकार ने किन तीन प्रमुख आपराधिक कानूनों में व्यापक संशोधन की प्रक्रिया आरंभ की है? कंपनी अधिनियम, दिवालियापन संहिता, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। ऑप्शन बी कह रहा है भारतीय दंड संहिता, कॉमा आपराधिक प्रक्रिया संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ऑप्शन सी क्या कह रहा है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और नागरिक प्रक्रिया संहिता और राजस्व अधिनियम। और ऑप्शन डी कह रहा है मोटर वाहन अधिनियम, श्रम कानून, भूमि अधिग्रहण अधिनियम। इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, भारतीय दंड संहिता, अपराध संहिता, अपराध प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो कि 63 नंबर है। दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है कि आपको यह प्रश्नों की सीरीज अच्छी लग रही हो। अगर आपको यह सीरीज अच्छी लग रही हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे और भी हमारा मनोबल बढ़े और आपको अच्छे अच्छे प्रश्नों को हल कराएं, जिससे आपकी तैयारी में आपको मदद मिले और जल्दी से जल्दी आप दरोगा बने और अपने माँ बाप के सपने को साकार करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। 63 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान संविधान सभा में कुल 11 सत्र आयोजित किए गए, जिनकी बैठकें कितने दिनों तक चली थी? ऑप्शन ए कह रहा है 180 दिन, ऑप्शन बी कह रहा है 165 दिन, ऑप्शन सी कह रहा है 115 दिन, ऑप्शन डी कह रहा है 132 दिन। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, 165 दिन। कितने दिन बैठक चली थी? 165 दिन। भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान संविधान सभा के कुल 11 सत्र आयोजित किए गए, जिनकी बैठक 165 दिन चली। ठीक है। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया और इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया। यह दिन गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंगीकृत और लागू होने का डेट अलग है। अंगीकृत कब हुआ? जब अगर इस तरीके का प्रश्न आएगा तो 26 जनवरी नहीं, 26 नवंबर 1949 कहेंगे जब अंगीकृत की बात आएगी। और लागू की बात आएगी तो कब होगा? 26 जनवरी 1950। और एक प्रश्न और यहां बनता है कि भारतीय संविधान का निर्माण कितने वर्षों में, कितने महीने और कितने दिनों में हुआ? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन हम आपको डिस्कस कर दे रहे हैं कि भारतीय संविधान का निर्माण 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान ने डैश की स्थापना की है? 64 नंबर प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान ने डैश की स्थापना की है। ऑप्शन ए है आंशिक न्यायपालिका प्रणाली, ऑप्शन बी है दोहरी न्यायपालिका प्रणाली, ऑप्शन सी है स्वतंत्र न्यायपालिका प्रणाली, ऑप्शन डी है बहुल्य न्यायपालिका प्रणाली। इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, स्वतंत्र न्यायपालिका प्रणाली। और भारतीय संविधान ने स्वतंत्र न्यायपालिका प्रणाली की स्थापना की है। स्वतंत्र न्यायपालिका प्रणाली, इसका अर्थ है कि सरकार के दूसरे अंग जैसे कार्यपालिका और विधायिका को न्यायपालिका के कामकाज में इस तरह से बाधा नहीं डालनी चाहिए कि वह न्याय करने में असमर्थ हो जाए। भारत में एकीकृत न्यायपालिका प्रणाली है, जिसमें शीर्ष पर सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे हाई कोर्ट, फिर निचली अदालतें होती हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति, कार्यकाल, वेतन और उन्हें हटाने जाने की प्रक्रिया इस तरह तय की गई है कि वे राजनीतिक दबाव से मुक्त रहकर न्याय कर सकें। ये तो हमारे संविधान की अ, विशेषता है। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान को संशोधित विशेषता की प्रशंसा करते हुए कहा था कि संशोधन प्रक्रिया में यह विविधता बुद्धिमानी है, लेकिन यह बहुत कम
पाई जाती है? ऑप्शन ए है ग्रीनविले, आइंस्टीन और ईवोर जेनिंग्स, केसी वेहर और एच एम सिरवाई। इस प्रश्न का क्या इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन केसी वेहर। चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, ऑप्शन बी है स्वतंत्र न्यायपालिका, ऑप्शन सी है दोहरी नागरिकता, ऑप्शन डी है कठोरता और लचीलेपन का मेल। इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, दोहरी नागरिकता। आइए जानते हैं इसके पीछे का तर्क क्या है। भारत में केवल एक ही नागरिकता का प्रावधान है। यहां केंद्र तथा राज्यों को एक ही नागरिकता होती है। और आगे जानते हैं कि अमेरिका जैसे देशों में जहां राज्य और संघ दोनों की नागरिकता होती है, भारत में केवल केंद्र की नागरिकता मान्य है। भारतीय संविधान की विशेषताओं में संघ और राज्यों के बीच शासन की संघीय प्रणाली, सरकार के तीनों अंगों के बीच पंक्तियों का पृथक्करण, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, कानून के समक्ष समानता, एक धर्म निरपेक्ष राज्य आदि शामिल है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 77 डैश से संबंधित है। क्या कह रहा है? ऑप्शन ए है उपराष्ट्रपति की पदावधि, ऑप्शन बी है भारत के उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति पद की शपथ, ऑप्शन डी भारत सरकार के कार्य संचालन से। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, भारत सरकार के कार्य संचालन से। दोस्तों, अगर आपको ये प्रश्नों की सीरीज अच्छी लग रही हो तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। 68 नंबर। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों का उल्लेख है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 31, ऑप्शन बी अनुच्छेद 38, ऑप्शन सी अनुच्छेद 36, ऑप्शन डी अनुच्छेद 40। नीति निर्देशक तत्व से यह प्रश्न है, तो इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 40। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। 69 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी राज्य सरकार के कामकाज के संचालन से संबंधित है? 69 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 177, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 167, ऑप्शन सी अनुच्छेद 164 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 166। तो इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 166। और आइए जानते हैं कि अनुच्छेद 166 कहता क्या है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 166 राज्य सरकार के कार्यों की प्रक्रिया को निर्धारित करता है। इसमें कहा गया है कि राज्य के सभी कार्य राज्यपाल के नाम पर किए जाएंगे। इसमें यह भी प्रावधान है कि राज्य सरकार द्वारा किए गए आदेश और अन्य कार्यवाही राज्यपाल के नाम पर प्रमाणित की जाएगी और इसके लिए कौन से अधिकारी जिम्मेदार होंगे यह भी नियम द्वारा तय किए जाएंगे। राज्यपाल यह तय करेगा कि निम्न नियम बनाने सकते हैं और राज्य सरकार के विभिन्न कार्यों को कैसे प्रामाणिक रूप से क्रियान्वित किया जाए। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 70। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह व्यवस्था प्रदान करता है कि राज्य को
लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित करना चाहिए। ऑप्शन ए क्या कह रहा है? अनुच्छेद 37, ऑप्शन बी अनुच्छेद 38, ऑप्शन सी अनुच्छेद 39 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 36। इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 38 कहता क्या है? अनुच्छेद 38 भारत को एक कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण आधार प्रदान करता है। अनुच्छेद 38 भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी का हिस्सा है। यह राज्य को निर्देश देता है कि वह ऐसी सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करे जिससे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय सभी संस्थाओं को प्राप्त हो। इसमें यह भी कहा गया है कि राज्य को सामाजिक असमानता को घटाने और समाज के लिए सभी क्षेत्र, विशेषकर कमजोर वर्ग और न्याय और अवसर प्रदान करने के लिए काम करना चाहिए। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। 71 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि कानूनी मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देना महाधिवक्ता का कर्तव्य होगा? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? अनुच्छेद 168, ऑप्शन बी अनुच्छेद 165, ऑप्शन सी अनुच्छेद 167, ऑप्शन डी अनुच्छेद 166। 71 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि कानूनी मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देना महाधिवक्ता का कर्तव्य होगा? तो इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा इस प्रश्न का उत्तर होगा अनुच्छेद 165। अनुच्छेद 165। भारत के संविधान के अनुच्छेद 165 में कहा गया है कि कानूनी मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देना महाधिवक्ता का कर्तव्य होगा। अगर किसी मामले में कानूनी सलाह लेनी हो राज्य सरकार को तो वो महाअधिवक्ता से ले सकता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और 72 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? भारतीय संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 245 से 255 डैश से संबंधित है। किससे संबंधित है आइए जानते हैं। एक ए नंबर कह रहा है आपातकालीन प्रावधान, बी कह रहा है केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंध, ऑप्शन सी कह रहा है केंद्र और राज्यों के बीच विधायी संबंध, ऑप्शन डी कह रहा है अधिकरण। तो इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा? 72 नंबर का ऑप्शन सी। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, केंद्र और राज्यों के बीच विधायी संबंध होगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। 73 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने का प्रयास करेगी? अनुच्छेद 44, ऑप्शन बी अनुच्छेद 49, ऑप्शन सी अनुच्छेद 43, ऑप्शन डी अनुच्छेद 42। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा अनुच्छेद 43। अनुच्छेद 43 क्या कहता है? राज्य यह प्रयास करेगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर और लघु उद्योगों को व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर बढ़ावा दिया जाए। अनुच्छेद 43 भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व का हिस्सा है जो भाग 4 36 से 51 के बीच में आता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्या कहता है अपना अगला प्रश्न? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है? 74 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है एक बार फिर से दोहरा देते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है? ऑप्शन ए है 74 ए, ऑप्शन बी है 72 ए, ऑप्शन सी है 73 2, ऑप्शन डी है 75 3। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी 75 3। अनुच्छेद 75 3 स्पष्ट रूप से मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। 75 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? भारत सरकार द्वारा
नागरिकता अधिनियम 2002 पारित किया गया है? या भारत के संविधान में राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद के आदर्शों के रूप के अनुरूप है? सॉरी, चलते हैं अपने ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन ए कह रहा है अनुच्छेद 49, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 48 ए, ऑप्शन सी अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 47। 75 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी अनुच्छेद 48 ए। अनुच्छेद 48 ए भारत के संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का हिस्सा है, जिससे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जोड़ा गया। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। 76 नंबर प्रश्न और इस सीरीज का आखिरी प्रश्न हम लोग करने जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं यह प्रश्नों की सीरीज आपको अच्छी लग रही होगी। तो आखिरी प्रश्न ये है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य विधानमंडल के सदन या सदनों में अभिभाषण करने और संदेश भेजने के राज्यपाल के अधिकार के बारे में उल्लेख किया गया है? 76 नंबर एक बार फिर से दोहराते हैं, क्या कह रहा है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य विधानमंडल के सदन या सदनों में अभिभाषण करने और संदेश भेजने के राज्यपाल के अधिकार के बारे में उल्लेख किया गया है? 76 नंबर क्या कह रहा है? तो अनुच्छेद 171, ऑप्शन बी अनुच्छेद 175, ऑप्शन सी अनुच्छेद 172 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 176। तो इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 175। आइए जानते हैं 175 क्या कहता है। अनुच्छेद 175 राज्यपाल को यह अधिकार देता है कि वह राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन के अभिभाषित कर सकता है और उस सदन को संदेश भेज सकता है। और इसके अलावा क्या, इसके अतिरिक्त राज्यपाल किसी समय दोनों सदनों या किसी एक सदन को संयुक्त या पृथक रूप से संबोधित कर सकता है। राज्यपाल किसी विधेयक या नीति पर अपनी राय या दिशा देने के लिए सदन को संदेश भेज सकता है, जिससे सदन द्वारा अवश्य विचार किया जाता है। यह अनुच्छेद केंद्र के राष्ट्रपति के अनुच्छेद 86 के समान है, जो संसद के अभिभाषण और संदेश देने का अधिकार देता है। तो ये रहा आज के प्रश्नों की सीरीज। उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छा लगा होगा और आप अपनी तैयारी जमकर करिए, क्योंकि परीक्षा बहुत दूर नहीं, बहुत नज़दीक है। और इसी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद दोस्तों।